नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो ललकार सुनवाऊंगा जिससे सुनकर आपको गर्व होगा। मैं आपको मोदी की वो हुंकार सुनवाऊंगा जिससे सुनकर पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों के होश उड़ जाएंगे, जिससे सुनकर पाकिस्तान के फौजियों की रातों की नींद उड़ जाएगी। आज पाकिस्तान की सरहद पर खड़े होकर नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान भारत को दुश्मन मानता है, लेकिन भारत आतंकवाद को अपना दुश्मन मानता है। मोदी ने कहा कि भारत दहशतगर्दी को विकास के रास्ते में रुकावट मानता है, जबकि पाकिस्तान की फौज के लिए दहशतगर्दी कमाई का जरिया है। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज है और भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। मोदी ने पाकिस्तान के नौजवानों से कहा उन्हें तय करना है कि उन्हें चैन की रोटी चाहिए या सीने में गोली चाहिए। उन्हें टेरर के दम पर देश को लूटने वाली फौज चाहिए या गरीबी और बेरोजगारी से राहत चाहिए। मोदी ने पाकिस्तान के लोगों से कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत और वहां की फौज ने दहशतगर्दी को अपने ऐशो आराम के लिए इस्तेमाल किया है। अब वक्त आ गया पाकिस्तान के नौजवान आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाएं। अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद का रास्ता छोड़ा तो विकास होगा, वरना विनाश निश्चित है। मोदी ने याद दिलाया कि भारत ने आतंकवाद के ठिकानों को कैसे मिट्टी में मिलाया, कैसे पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरबेस आईसीयू में पड़े हैं, और अब आतंकवाद के खिलाफ भारत की यही नीति है। गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। भारत की तरफ आंख उठाने वाले को मटिया मेट कर दिया जाएगा। भारत की लड़ाई सीमा पार पल रहे आतंकवाद से, जो आज इस आतंकवाद को पाल पोस रहा है, उससे हमारी दुश्मनी है। मैं कच्छ की इस धरती से, पाकिस्तान की सीमा पर सटा हुआ मेरा जिला है, मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहता हूं, क्या पाया आपने? हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया और तुम्हारा हाल क्या है? तुम्हारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद किसने किया? तुम्हें दर दर भटकने के लिए मजबूर किसने किया? ये आतंकवाद के आकाओं ने। वहां की सेना का अपना एजेंडा, पाकिस्तान के नागरिकों, खास करके वहां के बच्चे, ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो। ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। पाकिस्तान के युवकों को तय करना होगा, पाकिस्तान के बच्चों को तय करना होगा, क्या ये रास्ता उनके लिए ठीक है? क्या उनका भला हो रहा है? सत्ता के लिए जो एक खेल खेले जा रहे हैं, क्या उससे पाकिस्तान के बच्चों की जिंदगी बनेगी? मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं, ये आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है। वो आपके जीवन में खतरे पैदा कर रही है, आपके भविष्य को नष्ट कर रही है, आपको अंधेरे में धकेल रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही।
चैन की रोटी खाओ वरना भारत की गोली तो है। यह नए भारत का मैसेज है, यह नए भारत की नीति है जो ऑपरेशन सिंदूर में दिखाई दी। भुज भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब है। यहां से कराची सिर्फ 325 किलोमीटर दूर है। इसीलिए मोदी ने भुज में खड़े होकर पाकिस्तान की आवाम को मैसेज दिया। उन्होंने ये कहा कि पहलगाम की आतंकी वारदात के बाद उन्होंने पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन लेने का पूरा मौका दिया। 15 दिन इंतजार किया। जब पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया तो फिर वही हुआ जो उन्होंने बिहार की धरती से कहा था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, और मिला दिया। हमारी नीति आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की है। ऑपरेशन सिंदूर ने इस नीति को और स्पष्ट कर दिया है। जो भी भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा, उसको उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। भारत पर आंख उठाने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर मानवता की रक्षा और आतंकवाद के अंत का मिशन है। 22 मई के बाद मैंने कभी छुपाया नहीं, सीना तानकर बिहार की जनसभा में मैंने घोषणा की थी, मैं आतंकवाद के ठिकानों को मिट्टी में मिला दूंगा। पंद्रह दिन तक हमने इंतजार किया, फिर पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कोई कदम उठाएगा, लेकिन शायद आतंकवाद ही उनकी रोजी रोटी है। जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर मैंने देश की सेना को खुली छूट दे दी। भारत के टारगेट पर आतंकवादियों के हेडक्वार्टर थे। सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के अगल बगल में किसी का भी नुकसान हुए बिना सीधी चोट करके आ गए, सटीक वार किया। ये दिखाता है कि हमारी सेना कितनी सक्षम और कितनी अनुशासित है। हमने दुनिया को दिखाया कि हम आतंकवाद के अड्डों को, उनके ठिकानों को यहां बैठे बैठे मिट्टी में मिला सकते हैं। हमारी सेना का ऑपरेशन कितना प्रिसाइज था, कितना कंट्रोल था, इसके सबूत तो हमने देखे हैं। मोदी ने बार बार कहा है कि भारत न छेड़ता है न छोड़ता है। पाकिस्तान को बताया भारत की दुश्मनी सिर्फ आतंकवाद से है, दहशतगर्दी से है। पाकिस्तान की आवाम, वहां की सरकार और वहां की फौज से कोई झगड़ा नहीं है। मोदी ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों के अड्डों को नेस्तनाबूद किया था, लेकिन पाकिस्तान ने जवाब में भारत की सेना पर हमला किया और फिर उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी। सफेद झंडे दिखाकर घुटने टेकने पड़े।
हमने तो आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया था। उन्होंने हमारे निर्दोष नागरिकों पर हमला करने की कोशिश की और जब उनके ड्रोन दिखने लगे तो पलक झपकते ही एक के बाद एक आपने देखा कैसे गिरते थे। और तब भारत ने भी उनकी सेना पर 2 गुनी ताकत से हमला किया। भारत ने जिस सटीकता से पाकिस्तान के एयरबेस को, उनके सैनिक ठिकानों को तबाह कर दिया, उससे दुनिया हैरान हो गई। पाकिस्तान के हमले का जवाब हमने इतनी ताकत से दिया कि उनके सारे एयरबेस आज भी आईसीयू में पड़े हैं, आज भी आईसीयू में पड़े हैं। और तब जाकर के पाकिस्तान शरणागति के लिए मजबूर हो गया। पाकिस्तान को लगा बच नहीं सकते, भारत ने रौद्र रूप दिखा दिया है और आखिरकार ये हमारी सेना का पराक्रम था, ये हमारी सेना का साहस था, ये हमारी सेना का सटीक ऑपरेशन था। कुछ ही घंटों में पाकिस्तान ने सफेद झंडा फहराना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम गोली नहीं चलाना चाहते। हमने कहा हम तो पहले भी कह देते थे भाई, हमने तो पहले ही कहा था, हमने आतंकवाद के ठिकानों को तोड़ना था, मारना था, सबक सिखाना था। उसके बाद तुम्हें चुप रहने की जरूरत थी, लेकिन तुमने गलती की तो तुम्हें सजा भी भुगतनी पड़ी। प्रधानमंत्री मोदी आज जब भुज पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए वो महिलाएं भी आई थी जिन्होंने 1971 के युद्ध के वक्त सेना का साथ दिया था। 1971 के वॉर में पाकिस्तान ने भुज एयरबेस पर हमला किया था, जिसकी वजह से भुज एयरबेस का रनवे तबाह हो गया था। भारतीय फाइटर जेट्स का उड़ना मुश्किल हो गया था। तब यहां की महिलाओं ने दिन रात मेहनत करके इस रनवे की मरम्मत में सेना की मदद की और 3 दिन में रनवे को ठीक कर दिया था। आज उन्हीं महिलाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। उन्हें सिंदूर के पेड़ का एक पौधा गिफ्ट किया, जिसके बाद मोदी ने इन वीरांगनाओं की तारीफ की। मोदी ने कहा, पाकिस्तान को भारत की सेना ने बार बार धूल चटाई, लेकिन वो सुधरने को तैयार नहीं है। मोदी ने कहा 1971 की वीरांगनाओं ने उन्हें सिंदूर का जो पौधा भेंट किया है वो उसे प्रधानमंत्री आवास में लगाएंगे और सिंदूर का ये पौधा पाकिस्तान को उसकी शिकस्त की हमेशा याद दिलाएगा। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान कैसे बौखला गया ये भी हमने देखा है। 9 तारीख रात को हमारी कच्छ की सीमा पर भी ड्रोन आए, ड्रोन। उनको लगता था कि मोदी गुजरात का है तो जरा गुजरात में कमाल कर हुए मालूम नहीं है। जरा 71 को याद कीजिए, ये जो वीरांगना यहां आई थी ना, उन्होंने तुम्हें धूल चटा दी थी। ये माताएं बहनें उस समय 72 घंटे में रनवे तैयार कर दिया और हमने हमले फिर से चालू कर दिए थे। और आज मेरा सौभाग्य है कि 71 की लड़ाई की उस वीरांगना माताओं ने आकर के मुझे आशीर्वाद दिए हैं। इतना ही नहीं, सिंदूर के वृक्ष का
पौधा भी दिया है। माताएं बहनें, आपका दिया हुआ ये पौधा अब पीएम हाउस में लगेगा। ये सिंदूर का पौधा है, ये वटवृक्ष बन करके रहेगा। आज सरहद पर मोदी ने पाकिस्तान के बारे में जो कहा वह ऐतिहासिक है। मोदी के एक एक शब्द में गहरा संदेश छिपा है। पहली बात तो यह कि मोदी ने पाकिस्तान को लेकर भारत की नई नीति का ऐलान किया। अब बात नहीं, रण होगा। अब डोजियर नहीं, मिसाइल भेजी जाएंगी। भारत की तरफ आंख उठाने वालों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। दूसरा मैसेज पाकिस्तान के नौजवानों के लिए था। एक तरफ दहशतगर्दी पाकिस्तान की फौज के लिए कमाई का जरिया है, दूसरी तरफ दहशतगर्दी ने पाकिस्तान के नौजवानों से रोजी रोटी छीन ली है। एक तरफ भारत से लड़ने के नाम पर पाकिस्तान के जनरल्स ने बड़े बड़े महल खड़े कर लिए हैं, दूसरी तरफ आतंकवाद ने पाकिस्तान की जनता को भूख और अंधकार में धकेल दिया है। मोदी ने पाकिस्तान के लोगों को आईना दिखाया। उन्हें रोटी चाहिए या गोली चाहिए, टूरिज्म चाहिए या टेररिज्म चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए या तबाही चाहिए। मुझे लगता है मोदी की बात पाकिस्तान के लोगों की आंखें खोल देगी। प्रधानमंत्री का आज का भाषण पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने के प्रोसेस को एक्सपेडाइट करेगा, पाकिस्तान के टूटने की प्रक्रिया को तेज करेगा। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के 11 साल पूरे होने पर नरेंद्र मोदी देश को इससे बड़ा उपहार नहीं दे सकते थे। जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी सरहद पर खड़े होकर पाकिस्तान को मैसेज दे रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर की डिटेल्स बता रहे थे, उसी वक्त ऑपरेशन सिंदूर के सबूत हमारी आर्मी ने सामने रखे। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त की कुछ तस्वीरें हमारी फौज ने जारी की हैं। ये तस्वीरें ऑपरेशन सिंदूर के कंट्रोल रूम की हैं और उस वक्त ली गई थी जब हमारी सेनाएं पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को तबाह कर रही थी। उस वक्त कमांड सेंटर में हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ हमारी मिसाइल्स की स्ट्राइक्स की एक एक अपडेट पर नजर रखे हुए थे। ये तस्वीरें पाकिस्तान के झूठ और हमारी सेना के पराक्रम का सबूत है। आपने भारतीय फौज के प्रिसाइज कंट्रोल्ड हमले की तस्वीरें देखी, पराक्रम के सबूत मैंने आपको दिखाए। अब मैं आपको सरहद पार की तस्वीर भी दिखाता हूं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के पास दिखाने के लिए एक भी तस्वीर नहीं है, एक भी सबूत नहीं है। अपने आप को फील्ड मार्शल डिक्लेयर करने के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने जश्न मनाया, रावलपिंडी में डिनर हुआ और यहां पर आर्मी चीफ ने अपने वजीर आजम को तोहफे में एक तस्वीर पेश की। दावा था कि यह तस्वीर कामयाब मिलिट्री ऑपरेशन का मोमेंटो है, लेकिन थोड़ी देर में पोल खुल गई। जो तस्वीर शहबाज शरीफ को दी गई उसका मुनीर के ऑपरेशन से कोई रिलेशन नहीं था। यह फोटो चीन की आर्मी के एक्सरसाइज की निकली। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की एक्सरसाइज 2019 में हुई थी और इस तस्वीर को लेकर मुनीर की काफी फजीहत हुई। अब एक बात तो बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान की विक्ट्री फर्जी थी, पार्टी फर्जी थी और जो गिफ्ट आर्मी चीफ ने अपने प्राइम मिनिस्टर को दिया वो भी फर्जी निकला। जो तस्वीर मुनीर ने शहबाज शरीफ को पेश की उसमें चाइनीज PHL-03 मल्टीपल रॉकेट सिस्टम दिखाई दे रहा है जो चीन की फौज अपनी एक्सरसाइज में यूज करती है। पाकिस्तान की फौज झूठ फैलाती है, झूठे दावे करती है। अगर ये झूठी तस्वीर अपने प्राइम मिनिस्टर को दे दी तो इसमें किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं बदलते बिगड़ते मौसम की। मौसम का बदलाव, बिन मौसम भारी बारिश और आंधी तूफान ने लोगों को हैरान कर दिया है। केरल से लेकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और दिल्ली तक जबरदस्त आंधी और तूफान के साथ बारिश हो रही है। दिल्ली NCR में 125 साल का रिकॉर्ड टूट गया। मौसम विभाग ने 1901 से बारिश का रिकॉर्ड रखना शुरू किया। 1901 से लेकर अब तक 125 साल के इतिहास में पहली बार मई के महीने में दिल्ली में इतनी बारिश हुई जितनी जनवरी से लेकर जून तक होती है।
75 साल के बाद मुंबई में मई के महीने बारिश का रिकॉर्ड टूट गया। 50 साल के बाद केरल और मुंबई में मानसून साथ साथ पहुंच गए। केरल के अलावा कर्नाटक और महाराष्ट्र में मानसून की अर्ली एंट्री हो गई है। ये खबर हमको और आपको सुनने में अच्छी लग सकती है, लेकिन जिन इलाकों में बारिश हो रही है वहां के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत है। आमतौर पर मानसून केरल में 1 जून को हिट करता है, मुंबई में 11 जून तक पहुंचता है और फिर 8 जुलाई को देश के बाकी राज्यों में मानसून की आहट दिखाई देती है, बारिश दिखाई देती है। लेकिन इस बार 23 मई को ही मानसून केरल पहुंचा और आज करीब 16 दिन पहले मुंबई में मानसून की पहली भारी बारिश हुई। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 135 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है। कई इलाकों में तो 200 मिलीमीटर से ज्यादा बरसात रिकॉर्ड की गई। अचानक हुई बारिश से पूरी मुंबई पानी पानी हो गई। ज्यादातर इलाकों में सड़कों पर कई कई फीट पानी भर गया। सुबह सुबह लोग जब ऑफिस जाने के लिए निकले तो सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी थी। पानी भरने के कारण बंद पड़ी गाड़ियां, सबवे में डूबी हुई गाड़ियां और तेज हवाओं के कारण सड़कों पर गिरे हुए पेड़ लोगों का सामना कर रहे थे। हिंदमाता, अंधेरी, जेजे फ्लाईओवर, किंग सर्कल, सायन, दादर, कुर्ला, वाशिम जैसे कई इलाकों में ट्रैफिक जाम हो गया। हालांकि मुंबई वालों की परेशानियों का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले 2 दिन के लिए मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट है। इसलिए सरकार ने लोगों से अपील की है, बहुत जरूरी हो तभी घरों से निकले। बारिश का असर मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन पर भी दिखाई दे रहा है। सेंट्रल लाइन की कई ट्रेन देरी से चली। कल्याण और मुंबई सीएसटी की तरफ आने वाली लोकल पर असर हुआ। हार्बर लाइन पर भाईखला और मस्जिद बंदर स्टेशन के बीच पटरी पर पानी भरने से रेल सेवा ठप हो गई। सेंट्रल लाइन पर अप और डाउन लोकल को कुछ देर के लिए बंद करना पड़ा। सेंट्रल रेलवे के प्रवक्ता डॉक्टर स्वप्निल नीला ने कहा, हाई टाइड की वजह से पटरियों से पानी नहीं निकाला जा सका, जिसकी वजह से मुंबई लोकल की कई लाइनों में रेल सेवा को रोकना पड़ा। आज जो हाई टाइड का समय था वो 11:30 बजे का था। हाई टाइड होने के कारण जो फ्लड गेट्स है वो लगभग उससे 1 से 1.5 घंटा पहले बंद कर दिए गए थे। उनके चलते पानी का जो रिसाव है वो काफी हद तक रुक गया था। इसी कारण हम लोगों को वडाला रोड से लेके छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक की जो ट्रैफिक है हार्बर लाइन के ऊपर, ये लगभग 10:35 पे बंद करनी पड़ी थी। और जब इसमें महालक्ष्मी का पंपिंग स्टेशन शुरू हो गया 11:30 बजे के दरमियान, इसके बाद में तुरंत बाद में हम लोगों ने वहां की जो लोकल सेवाएं हैं वो पूर्ववत कर दी हैं और अब वो हार्बर लाइन की लोकल सेवाएं भी रिस्ट्रिक्टेड स्पीड से चल रही हैं। जैसे ही बारिश में थोड़ी सी कमी आएगी और साथ ही साथ में ये जो दोनों एमसीजीएम के हाई कैपेसिटी पंपिंग स्टेशन हैं ये दोनों चालू हो जाएंगे, उसके बाद में हम लोग सारी ट्रेन की सर्विसेज नॉर्मलाइज कर पाएंगे। मुंबई के कई इलाकों में 1 घंटे में 184 मिलीमीटर तक बारिश हुई। इतनी बारिश मानसून सीजन में पूरे दिन में भी नहीं होती और आज हाई टाइड भी था, इसलिए बारिश का पानी समंदर में जाने के बजाय वापस शहर में आ रहा था। इसीलिए बीएमसी की कोई तरकीब काम नहीं कर रही थी। मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन पर वर्ली अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के अंदर पानी भर गया। एक्वा लाइन का उद्घाटन इस महीने की 9 तारीख को किया गया था। एक्वा लाइन के आचार्य अत्रे चौक मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म में भी पानी भर गया, उसे बंद करना पड़ा। मेट्रो स्टेशन के कंपाउंड, एलिवेटर, सीढ़ियों, यहां तक कि प्लेटफॉर्म में भी पानी भरा हुआ था। वर्ली आदित्य ठाकरे की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसलिए जैसे ही उन्हें मेट्रो स्टेशन से पानी भरने की खबर मिली वो तुरंत वहां पहुंच गए। आदित्य ठाकरे ने कहा, मेट्रो के निर्माण में करप्शन हुआ है। सरकार ने जल्दबाजी में मेट्रो स्टेशन को खोल दिया, जिसकी वजह से पहली बारिश में इसका ऐसा हाल हो गया। ये मेट्रो ने जो डिजाइन किया है, एक्वालाइन क्यों कहा है शायद आज पता चलेगा। पहली बारिश नहीं है, तीसरी बारिश है मुंबई में, आज पूरा भर गया है। 1 मई को जिसका अनावरण हुआ था, जिसका उद्घाटन हुआ था, आज वहां छोड़ रहे भी नहीं है क्योंकि वहां काफी सारी चीजें कोलैप्स हुई है। हमने देखी, डेब्री देखी ग्राउंड फ्लोर पे। आज ऐसी नौबत आई कि मेट्रो लाइन हल्की से बारिश में पूरी बंद हो गई है। इसमें क्या भ्रष्टाचार है वो लोगों के सामने तो आना ही चाहिए। लेकिन आज देखिए मुंबई के रास्तों के हाल देखें,
बैंड्रा वेस्ट तो पूरा खोद के रखा था, वैसे ही सारी मुंबई खोद के रखी है। नाले सफाई हुई नहीं है और भ्रष्टाचार जो इस भाजपा का है वो लोगों के सामने आया है। मुंबई में एक दिन की बारिश से लोकल ठप हुई, मेट्रो स्टेशन पर पानी भर गया। ऐसे में सड़कों का हाल क्या होगा इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। किंग सर्कल इलाके में पानी कमर तक भरा था। वाटर लॉगिंग की वजह से गाड़ियां सड़कों पर बंद पड़ी थी। कारों के साथ साथ एम्बुलेंस और बेस्ट की बसें भी पानी के बीच कई कई घंटों तक फंसी रही। मुंबई में मानसून 11 जून तक पहुंचता है, इसलिए बीएमसी के अफसर बेफिक्र थे। अचानक बारिश आई तो हालात संभालने में बीएमसी के हाथ पांव फूल गए। बीएमसी ने वाटर पंप लगाकर कई इलाकों से पानी बाहर निकाला, लेकिन ये फॉर्मूला ज्यादा देर तक काम नहीं आया। हॉस्पिटल्स, दुकानों, मकानों और घरों में हर जगह पानी भर गया। कई जगह शॉर्ट सर्किट हुए, कई पुरानी बिल्डिंग्स को भारी नुकसान पहुंचा, जगह जगह पेड़ गिरे। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट मोड पर रखा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे भी डिजास्टर मैनेजमेंट के कंट्रोल रूम में पहुंचे, अफसरों से बात की और इसके बाद एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार ने मानसून की तैयारी की थी, लेकिन मुंबई में बारिश वक्त से काफी पहले आ गई, इसलिए लोगों को दिक्कत हुई है। लेकिन आदित्य ठाकरे जैसे जो लोग सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें खुद बताना चाहिए कि वो बीएमसी में 25 साल तक क्या कर रहे थे। 14 दिन 15 दिन पहले बारिश आ गया तो अभी बीएमसी पूरी तरह तैयार है। अभी देखो ना, अभी तैयार नहीं होती तो सुबह पानी था, अभी तो पानी नहीं है। ये जो है ये बहुत ज्यादा बारिश गिरा है, कम समय में ज्यादा बारिश, एक क्लाउड बस्टिंग के जैसा हुआ है। डिजास्टर मैनेजमेंट और प्री मानसून वर्क के लिए, प्रिपेयर्डनेस के लिए वो तैयारी में सब कुछ हर साल की तरह वो लोग ने अपनी तैयारी की है। अभी ये मानसून जो है 30-35 साल में पहली बार इतने जल्दी आ गया है। थोड़ा तो तकलीफ तो हुई है। बीएमसी और सब जितनी यंत्रणा हमारी एमएमआरडी है, स्टेट डिजास्टर है, ये पूरे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, ये सभी लोग एक एज अ टीम यहाँ पर काम करेंगे और कम्युनिकेशन रखकर करेंगे, कोऑर्डिनेशन रखकर काम करेंगे, ताकि नागरिकों को आगे जाकर बारिश की तकलीफ, जहाँ पर भी लोगों को तकलीफ होने के आसार है वहाँ पर सब पुख्ता बंदोबस्त बीएमसी और हमारी पूरी टीम, जो सरकार, राज्य सरकार, ये हमारी जिम्मेदारी है, वो हम करेंगे। लेकिन ये टीका टिप्पणी करने वालों ने 25 साल क्या किया, किसने किसने क्या क्या किया, अभी देखिए बोलने को तो बहुत कुछ है। अभी हमको राजनीति नहीं करनी है, हमको काम करना है। सिर्फ मुंबई नहीं, पुणे, सतारा, सोलापुर, रायगढ़, बीड, बदलापुर, सांगली, अहिल्यापुर, तमाम इलाकों में भारी बारिश हो रही है। सतारा, सोलापुर और बाराबंकी में तो बाढ़ जैसे हालात हो गए और बाढ़ भी भयंकर है। बारिश की वजह से सतारा में बाणगंगा नदी का वाटर लेवल बढ़ गया है, पानी घरों के अंदर घुस गया है। सतारा के मान तालुका में सड़कें पानी में डूबी हुई हैं, कई गांवों में आने जाने के रास्ते बंद हो गए हैं, लोग फंसे हुए हैं। फलटन से दहीवड़ी, शिगणापुर, आंधली, मलवड़ी, इन सब इलाकों में जाने वाले पुल पानी में डूब गए हैं। आमतौर पर इस इलाके में सूखा पड़ता है। 30 साल बाद यहां ऐसी जबरदस्त बारिश हुई, लेकिन ये बारिश भी लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई। सोलापुर, सांगली और रायगढ़ में भी भारी बारिश की वजह से हालात काबू से बाहर हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों को रेस्क्यू में लगाया गया है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। रायगढ़ में भारी बारिश की वजह से सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। आज महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बारामती के इंदापुर पहुंचे, लोगों से मुलाकात की, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। अजीत पवार ने अफसरों से लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने की अपील की। बारामती, सांगली और सोलापुर ये वो इलाके हैं जहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम सूखे की है, लेकिन इस बार मानसून वक्त से पहले इन इलाकों में पहुंच गया। कई दशक के बाद यहां के लोगों ने ऐसी बारिश देखी, मौसम ने ऐसी करवट क्यों ली,
11 जून के आसपास आने वाला मानसून 17 दिन पहले महाराष्ट्र में कैसे पहुंच गया, क्यों पहुंच गया? मेट डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स के मुताबिक अरब सागर में बने दबाव की वजह से महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कई राज्यों में मानसून वक्त से पहले आ गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश का यह दौर आने वाले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। उनका अंदाजा है कि जून में कम बारिश हो सकती है। आमतौर पर मुंबई में मई के महीने में तो बारिश नहीं होती है, नाम मात्र होती है। लेकिन इस बार अभी ही नहीं, इससे पहले भी 2-3 बार अच्छी वर्षा हो चुकी है, लेकिन हैवीएस्ट स्पेल जो है अभी देखने को मिला है। उसका कारण ये था, एक डिप्रेशन बन गया था। वेलमार्क लो प्रेशर तो था ही, करीब करीब डिप्रेशन, जो कि अरब सागर में बना था। तट से थोड़ा सा हटके, कोंकण और गोवा के तट से हटके ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी, पूर्वी मध्य अरब सागर में वो तट के थोड़ा सा हटके वो सिस्टम बना था। और जैसे वो तट के पास आया और बाद में तो अभी कल के दिन में उसने तट को पार करके थोड़ा भीतरी भागों में भी चला गया। उसके चलते ही ये सब महाराष्ट्र में समय से पहले मानसून का आना और उसके बाद पूरे कोंकण तट पर भारी वर्षा होना, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से लेके पूरा अलीबाग, मुंबई, थाने, पालघर, कोलाबा, सांता क्रूज, इन सभी क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा होना उसी के कारण, उसी सिस्टम के कारण है। और अभी भी वो सिस्टम बना हुआ है, इसलिए पिछले 12-14 घंटे से तो लगातार वर्षा हो रही है मुंबई में, नॉन स्टॉप रेन। महाराष्ट्र की तरह केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी लगातार बारिश हो रही है। केरल के 11 जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 10 जिलों में स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। केरल के कई शहरी इलाकों में लैंडस्लाइड की खबरें आई हैं। राज्य सरकार ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा है। केरल के समुद्री तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर तूफान में फंसकर लाइबेरिया का एक कंटेनर डूब गया। जहाज में खतरनाक केमिकल और डीजल से भरे 8 कंटेनर थे। इस शिप में मौजूद 24 क्रू मेंबर्स को हमारे कोस्ट गार्ड ने बचा लिया, लेकिन कंटेनर में भरा तेल और जहरीले केमिकल्स तेजी से समंदर में फैल रहे हैं, जिसके कारण इस पूरे इकोसिस्टम को खतरा पैदा हो गया है। इस शिप के कंटेनर्स स्ट्रॉन्ग विंड्स के कारण तट की तरफ पहुंच रहे हैं। एक कंटेनर कोल्लम तट के करीब मिला है। कर्नाटक के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। दक्षिण कन्नड़ा में झरने पर मौज मस्ती करने गए सैलानियों की जान आफत में आ गई। एक वाटरफॉल पर लोग घूमने गए थे, लेकिन अचानक पानी का फ्लो बढ़ा और बहुत से टूरिस्ट फंस गए। हालांकि प्रशासन ने मुस्तैदी से काम लिया। लोकल लोगों की मदद से टूरिस्ट को बचाया गया। बेलगावी में लगातार बारिश की वजह से 2 लोगों की जान जा चुकी है। आमतौर पर जब भी मौसम में बदलाव होता है, आंधी आए, तूफान आए, सूखा पड़े, वक्त से पहले बारिश हो या मानसून के सीजन में ज्यादा बारिश हो, तो मौसम वैज्ञानिकों का एक ही जवाब होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ऐसा हुआ। आज मैंने इसके बारे में समझने की कोशिश की। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता क्या है? तो वक्त से पहले मानसून पहुंचने के 5 अलग अलग कारण मिले। पहला, MJO फैक्टर यानी मैडन जूलियन ऑसिलेशन। दूसरा, MH फैक्टर यानी मस्करेन हाई फैक्टर। तीसरा, C यानी कन्वेंशन फैक्टर। और चौथा, SJ फैक्टर यानी सोमारी जेट फैक्टर। और 5वां HL फैक्टर यानी हीट लो फैक्टर। इस बार किस फैक्टर का असर मुंबई से लेकर दिल्ली तक दिखाई दे रहा है, ये न तो साइंटिस्ट बता रहे हैं न सरकार। लेकिन मौसम विभाग ने इतना जरूर बताया कि केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक के लोगों के अगले 2 दिन मुसीबत से भरे हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। जहां तक दिल्ली NCR का सवाल है, तो बारिश से मिली ठंडक भी ज्यादा दिन नहीं रहेगी। 3 दिन के बाद भयंकर गर्मी शुरू होगी और टेम्परेचर 42 डिग्री के पार जाएगा, 42 डिग्री के पार। लेकिन मौसम के भविष्यवाणी को लेकर आज एक अच्छी खबर भी आई। मौसम में आई अचानक तब्दीलियों की जानकारी अब रियल टाइम में मिल सकेगी।
आज मौसम विभाग ने वेदर फोरकास्ट के लिए पूरी तरह स्वदेशी भारत फोरकास्ट सिस्टम का उद्घाटन किया। यह फोरकास्ट सिस्टम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने विकसित किया है। इससे पहले जो वेदर फोरकास्ट मॉडल था वो 12 किलोमीटर की रेजोल्यूशन में वेदर की जानकारी देता था, लेकिन भारत फोरकास्ट सिस्टम 6 किलोमीटर के रेजोल्यूशन में मौसम की एक्यूरेट भविष्यवाणी करेगा। भारत फोरकास्ट सिस्टम लागू होने के बाद भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश बन गया है जो 6 किलोमीटर के मॉडल के साथ वेदर फोरकास्ट कर सकेगा। अब बात करते हैं राजनीति की, और राजनीति भी बिहार की, तेज प्रताप यादव की। तेज प्रताप यादव ने बैठे बिठाए लालू प्रसाद यादव की मुसीबत बढ़ा दी है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप की वाइफ ऐश्वर्या राय ने आज कहा कि तेज प्रताप के खुलासे के बाद यह तो क्लियर हो गया कि लालू यादव के परिवार को अपने बेटे के लड़कियों के साथ रिश्तों के बारे में पहले से जानकारी थी। ऐश्वर्या ने कहा इसीलिए उनके साथ जुल्म हुआ, शादी के बाद उन्हें मारा पीटा गया, घर से निकाला गया। ऐश्वर्या ने कहा कि अब लालू के परिवार को जवाब देना चाहिए कि उन्हें किस गलती की सजा मिली। अब उनका क्या होगा? असल में 2 दिन पहले तेज प्रताप यादव ने खुलासा किया था कि वो 12 साल से अनुष्का यादव नाम की लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। अनुष्का यादव के साथ तेज प्रताप ने अपनी तस्वीरें शेयर की। इसके बाद जीतन राम मांझी ने एक और खुलासा किया, कहा कि एक और लड़की जिसके साथ तेज प्रताप के संबंध हैं वो कौन है, क्या संबंध है, यह भी पता चलना चाहिए। फिर कुछ वीडियोस भी सामने आए। हालांकि लालू यादव ने इज्जत बचाने के लिए तेज प्रताप को पार्टी से निकाल दिया, उनके साथ परिवार के रिश्ते खत्म कर दिए। लेकिन आज ऐश्वर्या राय ने कहा ट्वीट करने से रिश्ते खत्म कैसे हो सकते हैं, यह सब ड्रामा है जो चुनाव को देखते हुए रचा गया है। ऐश्वर्या ने कहा उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि तेज प्रताप के साथ लालू के परिवार ने क्या किया, उन्हें सिर्फ इस सवाल का जवाब चाहिए कि उन्हें किस बात की सजा दी गई। हमको तो मीडिया से ही पता चला ऐसा सब बात है, पर हम ये जानना चाहते हैं कि अगर ऐसा ही बात था तो फिर हमको ये लोग मारा क्यों, हमको ये सब बोला क्यों कि तुम ही की हो सब चीज। मतलब why was I accused of doing nothing? If this is the case, they might be informed. If 12 years, they might be informed. I've been married in 2018, they might be informed. So why was I beaten up? Why I am going to the court for 7 years like a criminal when I have done nothing? When I did nothing. हमने तो कुछ नहीं किया ना, तो फिर हमको क्यों ऐसा ट्रीटमेंट दिया गया जब इनको पता ही था, तो फिर हमको क्यों मारी? तो अब जो बातें कही जा रही हैं लालू यादव के परिवार की तरफ से या फिर तेजस्वी यादव ने भी जो कहा है, उसको आप कैसे देखती? उन्होंने जो बोला है वो बस एक ड्रामा है। 6 महीने में इलेक्शन है, उससे पहले ये ड्रामा रच रहे हैं कि हम सोशल जस्टिस के लिए फाइट करते हैं, हम सोशल जस्टिस के लिए रहते हैं। इनका सोशल जस्टिस कब था? जब हमको मार के बाहर निकाला गया। देखिए, कोर्ट ने इन्हें गिल्टी फाइंड किया है डोमेस्टिक वायलेंस में। कहाँ था सोशल जस्टिस इनका? आपको हम बता दे रहे हैं, कल ही राबड़ी देवी जी गई होंगी घर उनके, और उनका आंसू पोंछ के बोली होंगी कि तुम अभी शांत रहो, हम सब ठीक कर देंगे। किसके पास गई होंगी? तेज प्रताप जी के पास गई होंगी कि हम सब ठीक कर देंगे। ये लोग सब एक साथ बैठते हैं घर में, उसके बाद ये ड्रामा रचते हैं और उसके बाद अब खुद ही सब चीज़ करते हैं। दिस इज ऑल, ये सारा ड्रामा है इलेक्शन से पहले कवर अप करने के लिए। आप उनसे ये पूछिए ना कि भाभी का क्या, भाभी औरत नहीं है, उनसे ये पूछिए ना। भाई का उन्होंने उस दिन भी बोला है, मेरे बड़े भाई को ठीक है निकाल दिया, भाभी को कैसे आंसर दीजिएगा? उनसे ये सवाल पूछे कि भाभी का क्या, अभी भी तो हम बहू ही है ना। इस पूरे मामले में अब आप आगे क्या चाहती हैं?
अब वो बताएं कि उनका ठीक है, ये जो हुआ उनको हटा दिया, मेरा क्या होगा? मेरी इस पूरी जो मतलब अब जो हमको लग रहा है पूरा जो ड्रामा रचा है उसमें मेरी क्या गलती थी कि व्हाई वाज आई बीटन अप? वो बोले, हर चीज में वो बोलते हैं, वो बताए। ऐश्वर्या राय जिनसे हमारे संवाददाता बात कर रहे थे, चंद्रिका राय की बेटी हैं। बिहार के बहुत सीनियर लीडर रहे हैं दरोगा सिंह, उनकी ग्रैंड डॉटर हैं। चंद्रिका राय पहले आरजेडी में थे, लालू के करीबी थे, बिहार सरकार में मंत्री थे। मई 2018 को उनकी बेटी ऐश्वर्या राय के साथ तेज प्रताप की शादी हुई, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद लड़ाई झगड़े की खबरें आने लगी और ऐश्वर्या का आरोप है कि 4 महीने बाद सितंबर में उनको लालू के घर से मार पीट कर निकाल दिया गया था। इसके बाद नवंबर 2018 में तेज प्रताप ने पटना फैमिली कोर्ट में ऐश्वर्या से तलाक की अर्जी दे दी। तब से ये मामला फैमिली कोर्ट के सामने है। चूंकि मामला पर्सनल है, इसलिए 2 दिन तक तो किसी राजनीतिक दल के नेता ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया। लेकिन जब ऐश्वर्या राय सामने आई, उन्होंने अपनी बात कही, तो लालू यादव के विरोधी भी मैदान में आ गए। लालू के ब्रदर इन लॉ और राबड़ी देवी के भाई सुभाष यादव ने कहा, हकीकत यही है कि लालू के परिवार को तेज प्रताप के रिश्ते बारे में पहले से पता था। इसी चक्कर में प्रेशर बनाकर ऐश्वर्या के साथ तेज प्रताप की शादी करवाई गई। अब सारा सच सामने आ गया, तो चुनाव में नुकसान से बचने के लिए लालू यादव ने तेज प्रताप से रिश्ते खत्म करने का ऐलान कर दिया। पार्टी या परिवार से निकालने का जो बात है, ये अपनी इज्जत बचाने की बात है। पार्टी का तो निकाल सकते हैं, बाकी परिवार से कैसे निकालेंगे? वो तो न्यायालय जाना पड़ेगा, उसके लिए न्यायालय का शरण लेना पड़ेगा। आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। मुंह जबानी किसी को निकाल देंगे तो निकलेगा नहीं ना। ये तमाम चीजें पता था क्या लोगों को पहले से? जब उसका भाई छात्र राजद का अध्यक्ष बना, आकाश यादव, आप लोग जानते भी होंगे, अनुष्का का। हाँ, जब हुआ तो साथे रहता था। 2013 से लगातार साथे है। उसके बाद जो हुआ, पार्टी से उसको बाहर किया गया। क्यों किया गया? तेज प्रताप जी अपना सलाह दिए, राय दिए, जो हम उसे प्यार करते हैं, अनुष्का से। हाँ, हम उससे शादी करना चाहते हैं, हमको दूसरा शादी नहीं करनी है। ये ऐश्वर्या से शादी करने से पहले 2013 की आप बात बता रहे हैं? हाँ, 13-14 की बात है। जब आप तो स्वीकार किया ना, जब 12 साल पहले से हम प्यार कर रहे हैं, तो ये सबको जानकारी थी। तो ये बताइए, जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं श्री दरोगा प्रसाद राय जी ने, उनकी पोती से शादी कराने का क्या मतलब था? शादी हो गई थी, इसकी जानकारी है कुछ या नहीं? सभी लोगों को जानकारी है, जैसे हो गई। हाँ, सभी लोगों को जानकारी है। इसीलिए तो पार्टी से, परिवार से लालू जी निकाले हैं। न्यायालय का मामला हमारे ऊपर नहीं आवे, हमारे से मीडिया, जनता क्वेश्चन नहीं करे, यही तो कारण है। बड़ी बात यह कि तेज प्रताप यादव ने तो अनुष्का यादव के साथ रिश्तों की बात कबूल की है, लेकिन जीतन राम मांझी ने एक तीसरी लड़की का नाम उछाल दिया है। हालांकि जीतन राम मांझी ने तो सिर्फ ट्वीट किया, लेकिन सुभाष यादव ने कहा, जीतन राम मांझी ने जिस लड़की का जिक्र किया है वो हवाई नहीं है। तेज प्रताप यादव 19 मई को मालदीव क्यों गए थे, किसके साथ गए थे, ये सब कुछ सामने आना चाहिए। हमें सुनने में आया, जीतन राम मांझी ने 3 दिन पहले पोस्ट किया था, ये सिन्हा कौन है, सिन्हा लड़की कौन है? एक और लड़की अब पता नहीं, अब जीतन राम मांझी ने बताएंगे। वो पूछे ये लड़की जो है सिन्हा टाइटी वाली कौन है? इसको तो लालू जी या राबड़ी जी बतावे। तो हम लोग तो यही सुन रहे थे कि मालदीव गए हैं। तो मालदीव काहे लिए गए थे तेज प्रताप जी? 19 तारीख को मालदीव गए, 23 तारीख को लौट आए। मई में अभी अभी अच्छा, अभी की मामला है।
एक चैट भी वायरल हो रही है, इसमें किसी से बात हो रही है कि भाई अनुष्का यादव बात कर रही है किसी से, और वो कह रही है कि भाई 3 शादी हुई है, ऐसा है क्या? अब ये तो हमको जानकारी नहीं है, ये तो आप लोग का काम है, पता लगाइए क्या मामला है। बाकी जीतन राम मांझी जी ने बोला इस सिन्हा टाइटल वाला कौन है, तो ये तो आप लोग को पता करना पड़ेगा क्या मामला है नहीं है। ये तो हम लोग क्या बताएंगे, हम तो पुलिस वाले हैं कि क्या है जो हम पता करेंगे। क्योंकि तेज प्रताप यादव ने खुद ही सच्चाई कबूल की है, लालू यादव ने उन्हें घर और पार्टी से निकाला है। तेजस्वी के वाइफ, इसलिए अब जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि बिहार में चुनाव करीब है, इसलिए लालू यादव ने सिर्फ लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए तेज प्रताप को पार्टी से निकाला है। अगर लालू यादव इतने ही संजीदा थे तो उन्होंने उस वक्त तेज प्रताप को पार्टी से क्यों नहीं निकाला जब बहू ऐश्वर्या के साथ बदसलूकी की गई, जुल्म किया गया। नीरज कुमार ने कहा कि लालू यादव ने अगर वाकई में तेज प्रताप को बेदखल किया है तो उन्हें वसीयतनामा भी जारी करना चाहिए। लालू जी ने अपने चेहरे को बचाने की कवायद की है, लेकिन सच यह नहीं है। लालू जी, आपने 6 वर्ष के लिए पार्टी से निकाला, तो विधानसभा की सदस्यता तो उनकी राजद के सदस्य के रूप में है। अब तक आपने कोई आवेदन नहीं दिया आपके पुत्र ने, क्योंकि विधायक दल के नेता वो हैं या पदाधिकारी, 2 ही व्यक्ति दे सकते हैं। और साथ ही साथ वसीयतनामा आप जारी करिए। और आपकी जमीर उस समय कहाँ कैद खाने में कैद हो गई थी, जब मिरांडा हाउस में पढ़ने वाली बेटी ऐश्वर्या के साथ जब दुर्व्यवहार हो रहा था, तो आपने अभिभावक की भूमिका क्यों नहीं अदा किया, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। और लगातार इस ढंग के कारनामे तेज प्रताप यादव के द्वारा हो रहे थे, तो आप चुप्पी क्यों साधे हुए थे, मौन क्यों साधे हुए थे। अब जब 2025 का चुनाव आया है तो आई वास के लिए आपने पार्टी से निकालने की बात कही। भाई चंद्रिका राय हमारी पार्टी के नेता हैं, उनकी बेटी ऐश्वर्या के साथ अगर जुल्म सितम होगा तो पार्टी तो उसके साथ खड़ी रहेगी। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि जिस वक्त परिवार भी तेज प्रताप का साथ छोड़ गया, उस वक्त पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव तेज प्रताप के सपोर्ट में खड़े हो गए। पप्पू यादव ने कहा बड़े बड़े लोगों से गलती हो जाती है, लेकिन गलती को स्वीकारने की हिम्मत कम लोगों में होती है। तेज प्रताप ने पूरी दुनिया के सामने अपने रिश्ते को कबूल किया है, किसी को धोखा नहीं दिया। इसलिए लालू यादव को भी तेज प्रताप की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। लालू जी को एक बात समझनी होगी, आपके बच्चे ने, आपके बेटे ने ईमानदार प्रयास प्रेम को दुनिया के सामने, याद कीजिए बिल गेट्स ने स्वीकार किया था अमेरिका में, हमसे भूल हुई जब उन पर आरोप लगे थे, और पूरी अमेरिका ने उसको सराहना की थी। लेकिन इन्होंने भूल नहीं किया, इन्होंने कहा कि मैं 12 साल से प्रेम कर रहा हूं और मैंने शादी की। इन्होंने सच्चाई को नहीं छुपाया। जब इन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया और कहा कि मैं प्रेम करता हूं और शादी मैं कर लिया हूं, तो मुझे लगता है कि ऐसी सच्चाई को पेरेंट्स को भी स्वीकार करनी चाहिए। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी से जब तेज प्रताप को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बहुत नपे तुले शब्दों में एक लाइन में इतना ही कहा कि लोक लाज का ध्यान तो सभी को रखना चाहिए और नेताओं को तो खासकर रखना चाहिए। लोक लज्जा बहुत इंपॉर्टेंट है और राजनेताओं को विशेष तौर पर इस पर ध्यान रखना। तेज प्रताप यादव ने जो किया उसे प्राइवेट अफेयर कहकर डिसमिस नहीं किया जा सकता। अगर मामला प्राइवेट होता तो लालू यादव को उन्हें पार्टी से नहीं निकालना पड़ता। तेज प्रताप यादव पब्लिक लाइफ में हैं। जब जब आरजेडी की सरकार बनी उन्हें मंत्री बनाया गया, पार्टी में पोजीशन दी गई, इसलिए लालू यादव ने उन्हें पार्टी से निकालकर अच्छा किया। अब 2 बातें हैं, एक तो ये कि तेज प्रताप जो कुछ कर रहे थे उस सबको पता था, परिवार को भी और पार्टी को भी, फिर भी किसने कुछ नहीं किया। अगर ये तस्वीरें बाहर ना आती तो शायद मामला इसी तरह लटका रहता।
अब कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तेजस्वी ने दबाव डाला, इसलिए तेज प्रताप के खिलाफ कार्रवाई हुई। परिवार में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका तेज प्रताप के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है और चुनाव के बाद इस मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। लेकिन इस बारे में कुछ भी कहने से पहले हमें उस वक्त का इंतजार करना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुरक्षा एजेंसीज ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों पर शिकंजा लगातार कसा है। आज एनआईए ने सीआरपीएफ के एक और कर्मचारी को जासूसी के आरोप में दिल्ली से अरेस्ट किया। मोतीराम जाट नाम का एक शख्स पैसे के लालच में आईएसआई को सीक्रेट इंफॉर्मेशन देता था। पटियाला हाउस कोर्ट ने मोतीराम जाट को 6 जून तक एनआईए की कस्टडी में भेज दिया है। इसके अलावा जासूसी आरोप में पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को भी हिसार की कोर्ट ने आज 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की फाइनल रिपोर्ट आज पुलिस को मिल गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक ज्योति आईएसआई के 4 अफसरों के साथ लगातार संपर्क में थी। आज यह भी कंफर्म हो गया कि ज्योति को पाकिस्तान का वीजा आईएसआई की मंजूरी से मिला। जब वो पाकिस्तान पहुंची तो पाकिस्तान की होम मिनिस्ट्री की मंजूरी से ज्योति मल्होत्रा को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, सिक्योरिटी दी गई। पुलिस को स्कॉटिश यूट्यूबर का एक वीडियो मिला है जिसमें ज्योति पाकिस्तानी फौज के 6 कमांडो से घिरी हुई दिखाई दे रही है। इन सब के हाथ में AK-47 है। वीडियो से साफ जाहिर होता है कि ज्योति को पाकिस्तान में वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। हिसार पुलिस का दावा है कि उसके पास ज्योति के खिलाफ डिजिटल एविडेंस है और अदालत में सारे आरोप साबित होंगे। जिस दिन ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया था उस दिन ऐसा लगा था कि वो शायद जासूस नहीं है, एक यूट्यूबर है, फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में पाकिस्तान चली गई, पाकिस्तान के अफसरों के चक्कर में फंस गई। लेकिन अब जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं वो काफी सीरियस हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन ज्योति को बार बार पाकिस्तान भेजता था। वहां की सरकार 5 स्टार होटल में उसके ठहरने का इंतजाम करती थी, खर्चा उठाती थी। आईएसआई उसी सिक्योरिटी में कमांडोज तैनात करता था। यह ऐसे तो नहीं हो सकता। इतना तो तय है, इसके बदले आईएसआई ज्योति से जासूसी करवा रहा था। बस सिर्फ यह जानना है कि ज्योति ने आईएसआई को क्या क्या बताया, कौन कौन सी जानकारियां शेयर की और वो जानकारियां, वो इंफॉर्मेशन उसने कहां से हासिल की। आज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस के प्रेसिडेंट पुतिन पागल हो गए हैं, यूक्रेन में बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं, इसे अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। असल में रशिया ने कल यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा एयर अटैक किया था। इसे कल रात रशिया ने पूरे यूक्रेन में लगभग 400 ड्रोन और 70 मिसाइलों से हमला किया था। रशियन आर्मी का दावा है कि यूक्रेन ने कुछ दिन पहले 800 ड्रोन से रशिया पर अटैक किया था, इसलिए यूक्रेनी आर्मी के ठिकानों को रशिया ने निशाना बनाया। लेकिन यूक्रेन का कहना है कि पुतिन ने इतना बड़ा हवाई हमला करके सिविलियंस को मारा। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध विराम की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ट्रंप रशिया के अटैक से बेहद नाराज हैं। ट्रंप ने कहा उन्होंने पुतिन से लंबी बातचीत की थी, बहुत समझाया था, इसके बाद भी यूक्रेन पर अटैक हुआ, इससे वो हैरान हैं। ट्रंप ने कहा वैसे तो उनकी पुतिन से बहुत पटती है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पुतिन का दिमाग फिर गया है। I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people, and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him, but he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all, okay? We're in the middle of talking, and he's shooting rockets into Kiev and other cities. I don't like it at all. He's killing a lot of people. I don't know what's wrong with him. What the hell happened to him, right? He's killing a lot of people. I'm not happy about that. अब ट्रंप किसको क्या कह दें कुछ पता नहीं। उनकी नाराजगी की पुतिन को जरा भी परवाह नहीं है, ये और उनको बुरा लगेगा, क्योंकि अभी भी खबर आई कि रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर अटैक किया और इस बार ये अटैक काफी सीरियस है। अब कल ट्रंप पुतिन के बारे में क्या कहेंगे, इसका सबको इंतजार रहेगा।